नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश कोरोना वायरस से परेशान है। कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से देश को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अगले कुछ समय तक के लिए किसी भी धरना प्रदर्शन या फिर कोई रैली से मना कर दिया है। जेपी नड्डा ने ये निर्देश जारी किया है कि किसी तरह से पार्टी कार्यकर्ता हैं जो एक जगह इकट्ठा न हो, धरना प्रदर्शन न करें, कोई सभा न करें। लेकिन दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का कोरोना का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है और वो ममता बनर्जी हैं जो चुनावी कोरोना वायरस से ग्रसित हो गई हैं, वो डरी हुई हैं। ममता बनर्जी को अब चुनाव की चिंता सताने लगी है, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव को अभी 14 महीना है, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में है। लेकिन अभी से ही ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ममता बनर्जी खुद हैं। ममता बनर्जी ने इस बीच जो घटनाएं घटी, पॉलिटिकल स्थितियां चेंज हुई, राजनीतिक घटनाएं घटी है, उसके बाद एक आंतरिक सर्वे करवाया। उन्हें डर लग रहा था कि अब जो अभी स्थितियां बदली है उसके बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। वो चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी हैं और इसके लिए जरूरी है कि वहां की स्थितियों के बारे में जान लें, और इसके लिए उन्होंने आंतरिक सर्वे करवाया है। और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। यह बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर तेजी से उभरी है और यहां पर जो आगे विधानसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा की सरकार बनेगी। इसके कारण ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। उनके जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं वो भी परेशान हो गए हैं और ममता बनर्जी के लिए अब नई तरह की स्ट्रेटजी बनाने लगे हैं। ये आंतरिक सर्वे आखिर करवाया क्यों गया, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा दिन पहले चलते हैं, जब लोकसभा चुनाव के समय सबसे पहले देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, लेकिन वो 18 सीट महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ का वोट शेयर, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस जो विधानसभा सेगमेंट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का समीकरण कैसा रहा, कितने सीटों पर जीत हार हुई, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। इसके कारण ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो सारा डाटा प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को थमाया और उसके बाद ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ने लगी। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी कम होती दिखाई पड़ी थी। ममता बनर्जी को सीटें तो कम आई ही, उनका वोट परसेंट जो होता है, वोट शेयर है, वो भी कम हो गया और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अचानक से 22% बढ़ गया। यानी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 40% वोट मिला पश्चिम बंगाल में, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 43% वोट मिला। वोट शेयर को अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी भी ममता बनर्जी वहां पर ऊपर चल रही हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा लग भी रहा था और स्थितियां भी ऐसी थी उस समय। इसके बाद जो वोट शेयर की स्थिति थी, उसके अलावा जो असेंबली सेगमेंट थे, यानी विधानसभा क्षेत्र, जितने विधानसभा क्षेत्र एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सब का जो देखा गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीती है या फिर टीएमसी की जीत हुई है। तो जिस विधानसभा क्षेत्र में लीड मिलना था भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी को, उसके आधार पर जो आंकड़े तैयार किए गए उससे ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं। और ये जो आंकड़े बताए हैं ये प्रशांत किशोर ने बताए हैं, और इससे पहले ये जो पहले भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीति बना रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, वो इनके लिए रैलियों का आयोजन करने के तरीके बता रहे थे और ये बता रहे थे कि कितनी रैलियां, कितनी पब्लिक मीटिंग की जाएगी। और उससे पहले उनको ये बताना था कि अभी वर्तमान में स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की, क्योंकि वहां पर सीपीएम और कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा क्षेत्र का, जो विधानसभा के सेगमेंट वाइज वोट शेयर थे और कहां कहां बीजेपी लीड कर रही थी, इस पर ध्यान दिया। और इसमें जो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, जब इसको एनालाइज किया गया तो देखा गया कि 129 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे थी। यानी कि 129 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी
टीएमसी से ज़्यादा वोट लेके आई थी। जबकि उस समय जो लोकसभा चुनाव के समय स्थिति जो भी थी वो टीएमसी के पक्ष में थी और 158 सीट पर टीएमसी आगे चल रही थी, यानी कि 158 सीटों पर टीएमसी लीड ले चुकी थी। और उस समय अगर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 294 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 158 सीट पर सरकार बन जाएगी और उस सरकार बनाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए कि इसके बाद क्या स्थिति थी तो उससे ममता बनर्जी की परेशानी, मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि इसके एक स्टेप नीचे जाने पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी वही परिणाम देख के घबरा गई। ये था उसके बाद की जो मार्जिन होता है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जीत हार का, ये तो पूरी तरह से लीड करने वाली स्थिति थी, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी 158 सीटों पर लीड कर रही थी और जबकि भारतीय जनता पार्टी 129 सीटों पर लीड कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें कई सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन बहुत थोड़ा था और वो कम मार्जिन वाले सीटों को जब देखा गया तो उसके बाद ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के पसीने छूटने लगे, क्योंकि 60 सीट ऐसे थे, 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच, यानी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर और टीएमसी पहले नंबर पर थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां 2 से 3 हजार वोटों से पिछड़ गई थी। 2 से 3 हजार वोट, ये बहुत ज़्यादा वोट नहीं होते हैं, और जबकि 2019 के बाद स्थितियां बहुत बदल गई है। तो जब ये सारे परिणाम सामने आए, जब ये देखा गया कि अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो स्थितियां थी उसके बाद भी जिस समय वो चुनाव हुआ था उस समय ममता बनर्जी की स्थिति थोड़ी मजबूत थी और उस दौरान भी 189 सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। 2-3 हजार वोट का अंतर अगर छोड़ दें तो उसके बाद जो स्थितियां बदली है उसके बाद तो और भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पश्चिम बंगाल में उभरी है। और इसके बाद वहां पर आंतरिक सर्वे करवाना इन लोगों ने शुरू किया और आंतरिक सर्वे करवाने के बाद इनको पता चला कि 189 नहीं बल्कि करीब करीब 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की संभावना भारतीय जनता पार्टी की है। यानी 200 सीटों पर लगभग 200 सीट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके साथ साथ जब पश्चिम बंगाल में आंतरिक सर्वे टीएमसी करा रही थी तो उस समय कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उन मुद्दों में सीएए और एनआरसी का मुद्दा अहम था, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले 2-3 महीनों से एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुहिम स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल एक मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था उनको जो संभावनाएं थी कि ये सीएए और एनआरसी जो हम मुद्दा उठा रहे हैं उससे जो मुस्लिम वोट हैं पश्चिम बंगाल के वो हमारे पास आ जाएंगे, मुस्लिम वोट हमें मिल जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां अलग हो गई और उनका दांव जो था उल्टा पड़ने लगा, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून जो है उससे जिन लोगों को ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे वो प्रभावित तो नहीं हुए, उनका प्रभाव थोड़ा सा ऐसा प्रभाव पड़ा कि पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के प्रति झुकाव रखे। लेकिन इससे सीपीएम और कांग्रेस को भी थोड़ा फायदा होता दिखाई पड़ा, जो इनके आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट में है, जो ये बता रहे हैं कि ये इसका फायदा कांग्रेस और सीपीएम को भी मिलता दिखाई पड़ रहा था, जो कि लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। दोनों मिला के लगभग 12% वोट इन लोगों को मिला था और विधानसभा चुनाव जो 2016 में हुआ था वहां पर उसमें भी सीपीएम और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। तो लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इस बीच जो इन लोगों ने सर्वे किया उसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि मुस्लिम वोट पर जिस पर ये नज़र टिकी हुई थी ममता बनर्जी की, उसमें से एक अच्छा खासा जो परसेंट है, जो अच्छा खासा वोट शेयर है, वो सीपीएम और कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन लोगों ने भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोल रखा है और उन लोगों को लग रहा था कि इनको मजबूत करना जरूरी है। तो ये जो सीएए और एनआरसी का प्रभाव सामने आया उसके बाद इन लोगों का होश उड़ना शुरू हो गया और इन लोगों ने अब नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पूरा मुद्दा बदल दिया था, जो हमेशा
लोकसभा चुनाव के बाद से ही मोदी पर अटैक करते रहते थे, प्रहार करते रहते थे, हर बातों पे मोदी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे। और उसके बाद जब चुनाव नजदीक आया तो 6 महीना पहले इन लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, और वो स्ट्रेटजी चेंज करने के पीछे भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का योगदान माना जाता है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर से पहले से ही टच में थे। ऐसा नहीं था कि विधानसभा चुनाव से 1-2 महीना पहले ही आईपैक को चुनावी रणनीति बनाने के लिए बुलाया गया था। तो इसी तरह से ममता बनर्जी भी पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने वाली है, और वो अब जो शांत दिख रही हैं, जो बार बार ये सीएए और एनआरसी का जिक्र नहीं कर रही हैं और थोड़ा शांति उनके अंदर है, वो चुनाव प्रचार में लग गई हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब जो 1 साल से ज़्यादा समय है उसको पूरी तरह से रैली, पब्लिक मीटिंग में दिया जाए। और इसके लिए लगभग 2100 मीटिंग की प्लानिंग इन लोगों ने की है। हर जगह पर 294 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2100 मीटिंग, ये पब्लिक मीटिंग करने का प्लान, ये योजना जो है टीएमसी की है। और ये योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि इनके आंतरिक रिपोर्ट में जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है, उससे घबराहट हो गई है टीएमसी के अंदर। जो टीएमसी में पिछले 2 सालों से फूट पड़ गई है, मुकुल राय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान जैसे नेताओं ने टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और इनमें से सब लोगों ने को जो टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव के दौरान, ये सब जीत गए। जिन लोगों को टिकट दिया गया सारे जीत गए, और इससे इनकी परेशानी और बढ़ गई कि अलग अलग क्षेत्रों में, मालदा से, अलीपुर से, इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें से इनके नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उसके सांसद बन चुके हैं, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति और कमजोर है। इसीलिए अभी से ही उन्होंने मालदा में एक मीटिंग की, और वहां जो आदिवासी क्षेत्र है, जो मतलब गरीब लोग हैं, उनका वोट इनको नहीं मिला था, जैसा प्रशांत किशोर ने बताया इनको रिपोर्ट में कि ये क्षेत्र जो है, जिन क्षेत्रों में नॉर्थ बंगाल में और कुछ ऐसे जो वर्ग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन लोगों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं इस बीच चलाई जाए और इन लोगों को किसी तरह से टीएमसी के साथ जोड़ा जाए, और उस अभियान में ममता बनर्जी जुट गई हैं। इस बीच जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और वो सरकार है जो पूरी तरह से इस प्रकोप से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। पूरी रणनीति उनकी यहीं पर है, चुनावों की तरफ इतना ध्यान नहीं है। तो उस बीच ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि पूरी चुनावी रणनीति हम एग्जीक्यूट करें और यहाँ पर किसी तरह से इस बीच का फायदा उठा के हम कुछ क्षेत्रों में दौरा करें और वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाएं। लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। जो उनके आंतरिक सर्वे में बताया जा रहा है उसको अब पलटना बहुत मुश्किल हो गया है। सीएए और एनआरसी पर जो ममता बनर्जी का दाव है वो पूरी तरह से उल्टे पड़ गई है। ये दाव सीधी नहीं होने वाली है और ममता बनर्जी को किसी भी स्तर पर जीतना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।